कोई ठोस नीति न होने की वजह से प्रवासी मजदूरों को काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो दिशा निर्देश जारी किया था उसके अनुसार राज्य उनकी सूची बनाए, जिन जिन प्रदेशों में कामगार मजदूर हैं, जिन प्रदेशों के, उनकी सूची बना करके भिजवाने की व्यवस्था करें, ऐसा कहा गया। और फिर राज्यों के तरफ से कुछ नंबर जारी किए गए। वे नंबर बहुलता में व्यस्त जा रहे हैं और नंबर कम है, इसलिए जो मजदूर हैं, कामगार लोग हैं, वह ठीक से उस पर संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। नोडल अधिकारियों के नंबर हम डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं, जिस पर आप लगातार संपर्क करेंगे। उन पर व्हाट्सएप भी किया जा सकता है, बात भी की जा सकती है। इधर कई प्रदेशों से मजदूरों के आने का क्रम जारी है। कुछ छात्र भी मंगाए जा रहे हैं और कुछ छात्र और भी मंगाए जाने शेष हैं। पूरा अफरा तफरी की स्थिति है, क्योंकि सबके बाद इनकी सूची ठीक से नहीं है, व्यवस्थित जैसी सूची होनी चाहिए। मैंने पहले भी बताया था कि बहुत से श्रमिक ऐसे हैं जो कंपनियों में काम तो करते हैं, किंतु वे सूचीबद्ध नहीं हैं। श्रमिक के रूप में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। ठेकेदार के माध्यम से समस्त श्रमिक नियमों का उल्लंघन करते हुए उन्हें रखा गया है, तो उनकी कोई सूची न होने की वजह से परेशानी हो रही है। या जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, सरकारी आंकड़े, वह उन्हीं श्रमिक मजदूरों के हैं, श्रमिकों के हैं जो सूचीबद्ध हैं कंपनियों में। उनका तो ठीक है, कंपनियों से सूची ले ली गई, लेकिन जिन्हें कहीं नहीं रखा गया है, जो हवाई चल रहे हैं, काम करते हैं और ठेकेदार उन्हें उनके पॉकेट में पैसे देता है, तो उनके लिए काफ़ी समस्या है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका अंकन कर देता हूँ। आप जहाँ कहीं भी होंगे वहाँ सही नंबरों का प्रयोग करें। अब अगर आएंगे तो क्वारंटाइन सेंटर में आपको रख दिया जाएगा, वहीं भोजन की व्यवस्था है और अच्छा किचन बनाया गया है। इस तरह से उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूँ, और प्रदेशों की अलग अलग स्थिति है। लेकिन एक सवाल उठता है कि जब कोटा राजस्थान से, प्रयागराज से बच्चे आए, थर्मल स्क्रीनिंग वहाँ भी की गई, यहाँ भी की गई, सबको उनके घर पहुँचा दिया गया, घर कह दिया गया कि क्वारंटाइन घर पर ही रहो। समय समय पर जैसे हमने देखा, गाजीपुर के जिलाधिकारी किसी बच्चे के घर गए थे देखने की क्या स्थिति है, कैसे रह रहा है। तो यदि यह प्रवासी मजदूर ठीक ठाक होंगे, कहीं इस तरह के लक्षण अगर नहीं पाए जाएंगे, तो मेरा सुनिश्चित मत है कि इन्हें इनके घर पहुंचा देना चाहिए। घर यह काफ़ी व्यवस्थित रहेंगे। इससे राज्य सरकार का जो राजकोष है वह भी घाटा नहीं होगा और वे अपने घर से व्यवस्थित ढंग से रह लेंगे, नमक रोटी खाएंगे, लेकिन घर का बनाया हुआ खाएंगे। घर के चूल्हे का, घर का गोहरा होगा, उपला होगा, और घर की महिलाएं होंगे, घर पर रहेंगे। वहाँ उन्हें बढ़िया से नीम होगा, पीपल पाकड़ बरगद होगा, मिट्टी और खपरेल के मकान होंगे, वहाँ झोपड़ी होगी, तो व्यवस्थित ढंग से वो रह लेंगे। बहरहाल मैं अपनी राय दे रहा हूँ, जोर दे करके नहीं कह रहा हूँ। चूँकि आपने किया है बच्चों के साथ इस तरह से, तो इनके साथ भी करना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है कि जो भी मजदूर पैदल और साइकिल से आए कोई संक्रमित पाया गया होगा। आप बढ़िया से जांच करा करके और उन्हें वे सारे संसाधन दे दीजिए, उसके साथ ही दे दीजिए जो आप 15 दिन 14 दिन क्वारंटाइन करने के बाद जो 15 दिन का भोजन देंगे, अनाज देंगे और 1000 रुपया देंगे, वह 500 रुपया ही दे दीजिए उनको, अपने घर वह जा करके रहेंगे। बहरहाल करना उन्हें है। मैंने अपनी राय दे दिया और जनता राय देती है। राय देने का जनता को अधिकार भी है। पालन करना, न पालन करना, मानना न मानना उनका काम है। अब यह रोजी रोटी की समस्या पैदा होगी गाँव में जाने पर। भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी ने इसकी कमान संभाला है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपनी कमर कस ली है कि इन्हें रोज़गार कैसे दिया जाए। बाहर रोज़गार मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, खाते थे, खिलाते थे, घर को पैसे भेजते थे, आते थे तो घर बनवाते थे, कुछ और भी काम करते थे, शादी विवाह करते थे। गाँव में रोज़गार तो है नहीं, रोज़गार सारे ख़त्म हो गए हैं। ऐसे में इधर बात छन करके आ रही है कि जो 6 लेन है, 4 लेन है, जो राजमार्गों का निर्माण हो रहा है, उसमें श्रमिकों को लगाया जाएगा। ठीक बात है, यह लगाया जाए, वहीं उनके खाने पीने रहने की ठीक से समुचित व्यवस्था किया जाए। इस तरह का अगर होगा तो यह काफ़ी ठीक रहेगा। हम चलते हैं अब
उत्तर प्रदेश का प्राण तत्व है, हार्ट है वाराणसी, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दूसरी पारी खेल चुके हैं, दोबारा सांसद चुने गए हैं। वहां सिगरा थाने के एक दरोगा, 2 सिपाही और एक स्वास्थ्य कर्मचारी, इस तरह से कुछ 5 दर्जन से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं। वाराणसी में पूरी तौर पर भयंकर स्थिति पैदा हो गई है। 24 हॉट स्पॉट वहाँ कायम किए गए हैं। कल 8 लोग पॉजिटिव पाए गए। इस तरह से संख्या काफ़ी बढ़ी है, लोग भयभीत हैं। वाराणसी में पूरी तौर पर सारी गतिविधियों को बंद कर दिया गया है। इसी बीच डॉक्टर हर्षवर्धन जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि कुछ सप्ताह में हम जंग जीत जाएंगे। हम लगातार तेज़ी से जंग जीतने की दिशा में अग्रसर हैं और कुछ ही दिनों में स्थिति हमारी बहुत अच्छी होगी। लोगों को उन्होंने बधाई दिया कि काफ़ी पालन किया है नियमों का और इससे हम काफ़ी उत्साहित हैं। यह नीति आयोग की एक बैठक थी जिसमें वह संबोधित कर रहे थे। दिल्ली के सीआरपीएफ के एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई, जिससे पूरा हड़कंप मच गया और वहाँ जांच कराई गई तो कुल 45 की संख्या में संक्रमित पाए गए वहाँ के जवान। यह बड़ा दुखद है। अगर स्वास्थ्य कर्मचारी संक्रमित पाए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वह नज़दीक रहे होंगे, लेकिन यह भी सत्य है कि ठीक से मास्क और सैनिटाइज़र और जिस तरह से उन्हें लैस होना चाहिए वह चीज़ें नहीं थी, पीपीई किट नहीं थे उस तरह के मानक के अनुसार, तो संक्रमित हुए। ठीक से अगर सब कुछ रहेगा, जैसे गाजीपुर के एक डॉक्टर ने चिल्ला करके कहा कि हम जब जांच कर रहे थे उसी समय छींक आई और जिसकी हम जांच किए वह संक्रमित पाया गया और हमें बचाओ, हमारे बच्चों को बचाओ, हमारी बीबी को बचाओ। डॉक्टर प्रगत कुमार डिप्टी सीएमओ हैं। तो इस तरह से जब इनके पास वह सुविधाएँ नहीं रहेंगी तो सीधी सीधी बात है कि आम जनता का क्या होगा। तो अब हाई स्कूल और इंटर के बच्चों की कक्षाएं दूरदर्शन के चंद्रप्रभा पर शुरू हो गई हैं। आज से ही शुरू हुई हैं। इस आशय की जानकारी डॉक्टर दिनेश शर्मा जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, उनके हवाले से दी गई। आज इसकी शुरुआत कर भी दी गई है और इसमें सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, और यही कक्षाएँ, ठीक यही कक्षाएँ जो सुबह छूट जाएंगे बच्चे वह शाम को भी अटेंड कर सकते हैं। शाम को 4:30 बजे से 6:30 बजे तक, यानी 2 घंटा बच्चों के लिए रहेगा। बच्चे उस पर पढ़ सकते हैं और अच्छे बताया गया है कि जो काफ़ी दूरदर्शी और पहुँचे हुए लोग हैं, जिन्हें इन क्षेत्रों में महारत हासिल है, संपूर्ण रूप से प्रतिभा संपन्न हैं, उनके वीडियो जारी किए जाएंगे और बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं। यदि बच्चों के समझ में कोई बात न आए, कोई पूछना चाहे तो ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 18001805 हम हिंदी में बता देते हैं 1800180310 और ईमेल आईडी दी गई है, यह है upmsp.helpline@gmail.com। इस पर संपर्क करके पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं खाड़ी के देशों में जो फंसे हुए हैं। सर्वाधिक संख्या भारतीयों की खाड़ी के देशों में ही है, यद्यपि शायद ही कोई देश बाकी हो जहां भारतीय न रहते हों। लगातार इस बात का हमको भी अनुमान होता रहता है, क्योंकि विभिन्न देशों से लोग बातचीत करते रहते हैं, व्हाट्सएप से जुड़े हैं, मैसेज करते रहते हैं और यहाँ के बारे में जानकारी करते रहते हैं। तो बताते चलें, संयुक्त अरब अमीरात में फंसे लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। यह पंजीकरण भारतीय दूतावास ने ऑनलाइन शुरू किया है। दूतावासों की वेबसाइट पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कर सकते हैं। लगभग 34 लाख से अधिक भारतीय यूएई संयुक्त अरब अमीरात में हैं। उनके लिए भी एक खुशी की बात है, वो आना चाहते हैं, आएंगे। और खैर मनाइए कि बच्चों को यह संक्रमण नहीं होगा। जो आपके दूध मुँहे हैं, जो 5 साल 10 साल के हैं, तो उनके लिए यह संक्रमण न के बराबर है। सर्दी जुकाम होगा, खांसी होगी, लेकिन वे ठीक हो जाएंगे, ऐसा WHO ने कहा है। और विभिन्न देशों से की गई जानकारी के आधार पर WHO ने इस तरह से कहा है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों के प्रति लापरवाही कदापि न बरतें। बच्चों को निमोनिया होती है, खांसी जुकाम होता है, बुखार होता है और बहुत से बच्चे दिवंगत भी हो जाते हैं। तो WHO की रिपोर्ट पर सीधे सीधे न जाते हुए, यह कहते हुए कि इसको तो कुछ होगा ही नहीं, ये एहतियात बरतें और अपने से अधिक ध्यान बच्चों को दें।
बच्चे राष्ट्र की धरोहर हैं और माता पिता का दायित्व है कि अपने बच्चों को लापरवाही बच्चों के साथ न दिखाएं। कुल 59 विमानों से भारत ने अब तक ब्रिटेन के लोगों को भेजा है। 59 विमान, कई राउंड हमने पूर्व में वीडियो करके बताया भी था। और अब ब्रिटेन वहाँ से भेज रहा है, भारत के लिए कुछ विमानें भेज रहा है, जिसमें 5 से लेकर के 11 मई के बीच कुल 2000 यात्री अमृतसर से ब्रिटेन जाएंगे। यह स्पाइस नई ब्रिटेन के विमान होंगे और वहाँ से भेजे जाएंगे, विशेष विमान होंगे। तो उनसे चार्टर्ड फ्लाइट होगी, इनके द्वारा लोग जाएंगे। तो 2000 लोग पहुंचेंगे, यह संख्या 15000 के लगभग हो जाएगी। ब्रिटेन ने भारत के लिए, इसके लिए भारत को धन्यवाद ज्ञापित किया है कि आपने हमारे लोगों को भिजवाने में पूर्ण सहयोग किया। अब कुछ भारतीयों ने कहा है कि भूख से बचाओ, भूकंप से बचाओ। भूख और भूकंप दोनों से खतरा है। भूख से तो हम जिंदा रह जाएंगे, लेकिन भूकंप मार डालेगा। ऐसे लोग हैं राजस्थान के, इनकी संख्या बहुत कम है, जो जापान में रहते हैं। जापान 250 की संख्या इनकी है। जापान में इनके लिए काफ़ी दिक्कत पैदा हो गई है, भूख की दिक्कत है, भोजन की दिक्कत, क्योंकि रोजी रोजगार और व्यवसाय जो भी इनका था, नौकरी सब बंद हो गई है। पैसे की किल्लत है, खाएंगे कैसे? क्वारंटाइन किए गए होंगे अथवा फिर लॉकडाउन की वजह से सर्वाधिक लॉकडाउन जापान में है, तो वहाँ वह सारी गतिविधियाँ इनकी बंद हैं। अब वतन याद आ रहा है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हमें बेवतनों को याद वतन की। ऐसे है, पंकज उधास ने गाया है, बड़ा मार्मिक है, जो भीतर तक अपील करता है। चिट्ठी आई है। अब चिट्ठियाँ तो आनी नहीं है, अब तो लगातार भैया मोबाइल से वीडियो कॉलिंग होगी और हम लगातार जुड़े रहेंगे। तो ऐसे में लेकिन अब सभी को अपना गांव याद आ रहा है। कितना प्यारा था हमारा गांव, कितने अच्छे थे हमारे मिट्टी के मकान, और कितना बढ़िया हमारा कुआं था, कितने अच्छे पशु थे और कितने अच्छे खेत खलिहान थे। हमारा वह सब रहट चलती थी, पूर चलता था। बाद के दिनों में पंप सेट आया, हम सिंचाई करते थे। वह सौंधी मिट्टी, जब खेत में पानी जाता था तो तमाम पक्षियाँ आकर के वहाँ जो कीट पतंग थे उनको खा कर के पेट भरती थी। वह गौरैया की चहचहाहट, वह बुलबुल का गाना और वह चेचा मैनी तोता की उड़ान, और सब खत्म हो गया। गिद्ध हमने मार डाला। और ऐसे चलिए साहब लंबा होगा। पर्यावरण का शुरू से ही प्रेमी रहा हूँ, इस पर लड़ाई भी लड़ता रहा हूँ। तो यह था आज का हमारा स्पेशल बुलेटिन। सभी आदरणीय दोस्तों को हमारा सादर नमस्कार, धन्यवाद।